आज स्टार्ट करेंगे क्या, युग्मक जनन। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन जो आप जानते हैं, एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है। किस पर? डाउटनट की ऐप पर। 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ, यानी कल से स्टार्ट हुआ है। जिसके लिए अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 01247158 पर। ये जो बैच जो हैं ये कक्षा 9 से 12वीं तक के भी हैं, और जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। इस चीज़ की श्योरिटी है कि इस बैच में बहुत ही अव्वल दर्जे की पढ़ाई कराई जाएगी, और बहुत सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी नहीं है सही, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो बहुत ही न्यूनतम रखी गई है। ठीक है, जैसे अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रिवीजन करना है सारी चीज़ों का, तो आप मात्र 4000 रुपीज़ में यानी 3999 में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या आप 2023 में अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करने की, एग्ज़ाम देने की, तो आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मात्र 9000 रुपीज़ में। ठीक है, तो कोई भी आपको अगर जानकारी लेनी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या, इस नंबर पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा। अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, नंबर पर संपर्क कर लीजिए, और जो भी जानकारी लेनी है इस नंबर पर आप संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा जी आगे चलते हैं बच्चों। और अभी समय हुआ है आपके क्विज का। क्विज लाने से पहले एक बार मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे हैं जो आ चुके हैं। ठीक है जी, उजाला, दीक्षा, मोनू, डॉक्टर विवेक, नूर, क्रिकेट विद तिवारी जी, वर्तिका, नितेश, जया, साक्षी, राहुल, इफ्रा, बुलबुल, खुशी, हर्ष, व्लॉग्स, पूजा। अच्छा, ये व्लॉग क्या होता है? मैं कई दिनों से सोच रहा था। कई बच्चे होते हैं, कई लिख देते हैं ये व्लॉग वो व्लॉग, होता क्या है ये? चलिए जी, गुड आफ्टरनून मोनिका, हर्ष, रेखा, डॉक्टर आनंदपाल, अक्षिता, डॉक्टर विजय। क्या बात है, अभी मेडिकल कॉलेज में गए नहीं हो, पहले ही डॉक्टर बाबू बन गए। खुशहाल, रोशन, रिंशल, विनोद। चलिए जी, उपाध्याय, के शर्मा, विनोद, रिंशल, जितेंद्र, यादव सरकार, रत्ना, आशीष, स्टडी बेबी, विपिन, मनीषा। गुड आफ्टरनून है जी, आप सभी को गुड आफ्टरनून है, नमस्कार है, प्रणाम है आप सभी को, आपकी फैमिली को, आपके माता पिता को, सबको। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। पहला प्रश्न लेकर आ रहा हूं आपके क्विज का। फर्स्ट क्वेश्चन सोच समझ कर करिएगा, गलती मत करिएगा। सिंपल से मैं प्रश्न लाता हूं, ज्यादा टफ लाता नहीं हूं। जब टफ लाता हूं तो ऑटोमेटिकली बता देता हूं कि सोच समझ कर करिएगा। ठीक है, पहला, सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं यानी शुक्राणु जनन शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाने वाली वो पोषक कोशिकाओं का नाम क्या था? लेडिग कोशिका, एट्रेटिक फॉलिकुलर कोशिका, सर्टोली कोशिका, क्रोमेफिन कोशिका। दूसरा, मानव के सेमाइनल द्रव्य में क्या मिलता है? 4 ऑप्शन हैं, जरा सोच समझ कर लगाएं। नहीं खुशहाल, ये गलत है। खुशहाल, ये गलत है। लेडिक कोशिका नहीं बनाती है, जर्म कोशिका बनाती है बेटा। कौन से बैच में था खुशहाल ये आंसर? चलिए जी, ये थे आपके 2 प्रश्न, और मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चे, अरे मैक्सिमम क्या, सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। वेल डन बच्चों, वेरी गुड, धन्यवाद नितेश, बहुत ही बढ़िया बेटा। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया, यानी सीरियसली पढ़ रहे। सिंपल सा था, पोषक कोशिका जो शुक्रजनक नलिकाओं में मिलती है, बिल्कुल सही लगाया आपने, सर्टोली कोशिका। चलिए इसी के साथ एक और प्रश्न पूछ लेता हूं। सर्टोली कोशिका का कोई दूसरा नाम मुझे बताएगा? बालक, कोई सा भी बालक या बालिका जल्दी से मुझे बताएं, सर्टोली कोशिका का दूसरा नाम क्या था? कोई भी बताना चाहे तो।
ओके एडी स्टाइल्स, पूरी क्लास लीजिए बेटा स्टार्टिंग से, जल्दी जल्दी जल्दी। वेल डन विशाल, वेरी गुड, वेरी गुड रोशन, बहुत अच्छे विशाल, वेरी गुड आनंद। लेडी कोशिका नहीं आनंद पाल, लेडी कोशिका थोड़ी ना थी। अक्षिता, विशाल, खुशाल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इनको हमने नर्सिंग या नर्स सेल बोला था, याद आ रहा है? इनका एक और नाम है सस्टेंटेक्यूलर सेल, याद रख लेना, सस्टेंटेक्यूलर सेल। नर्सिंग सेल, ठीक है, याद रखिएगा। किसका? इसका। लेडिग कोशिका का दूसरा नाम क्या था? ये आप जानते हैं, अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल्स। चलिए दूसरा प्रश्न बहुत सिंपल सा था। जो सेमाइनल द्रव्य जो मिल रहा था, शुक्रिय प्लाज्मा जो मिल रहा था, उसमें क्या मिल रहा था? फ्रक्टोज था? हाँ जी था। कैल्शियम था? हाँ जी था। कुछ एंजाइम थे? हाँ जी थे। हमारी साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन यही बोल रही है कि ये सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं मेरे भाई नीट में, अधिकतर प्रश्न इसी स्तर के ही आएंगे, भूल मत जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते बेटा जी। यहां पर हम बात कर रहे थे मादा जनन तंत्र की, अब थोड़ी देर के लिए पढ़ लीजिए, फिर बतिया भी लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी पहले फोकस करिए पढ़ाई पर, फिर उसके बाद बातें भी कर लेंगे। हाँ जी, मादा प्रजनन तंत्र में हम लोगों ने बात करी थी किस चीज की? सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? अंडाशय, फिर उसके बाद फैलोपियन नलिका, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गर्भाशय, फिर बाह्य जननेंद्री, और फिर अब हम बात करने वाले हैं किसकी? जो सहायक ग्रंथियां थी मादाओं में, दो हैं। एक का नाम बार्थोलिन ग्रंथि है, जो मैंने आपको कल बता दी थी, जो योनि छिद्र के दोनों तरफ एक जोड़ी के रूप में मिल रही थी, ठीक है, एक इधर एक इधर, इस तरीके से, जो श्लेष्मा स्त्रावित कर रही थी। और वो क्या कार्य कर रही थी? स्नेहन कर रही थी, ल्यूब्रिकेशन कर रही थी संभोग प्रक्रिया के दौरान। ये हमने बात करी थी। अब मेन जो ग्रंथि जो है यहां पर सहायक ग्रंथि, वो है स्तन ग्रंथि, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसको कंप्लीट करते और मादा जनन तंत्र हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज, बिंदु हमारा यहां पर छूट गया था, वो मैं यहां पर बता देता हूं, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। ये जो योनि छिद्र जो था, ठीक है, इस योनि छिद्र पर एक आवरण होता है। किस पर? योनि छिद्र जो होता है, इस योनि छिद्र पर एक आवरण होता है, और ये जो आवरण जो होता है इसको हम बोलते हैं योनि छद। क्या बोलते हैं? योनि छद, हाइमन बोला जाता है। अंग्रेजी में हाइमन, इंग्लिश में हाइमन, हिंदी में योनि छद, ठीक है। क्या बोला हमने? जो योनि द्वार था या योनि छिद्र जो था, ठीक है, इस पर एक आवरण, पतली सी झिल्ली मिल रही है, झिल्ली मिल रही है, जिसका नाम है योनि छद, हाइमन, ठीक है। अब ये जो इसके बारे में कुछ सिंपल सी चीज बता रखी है, जो हम बोलेंगे तो जानकारी होना जरूरी भी है। ये आवरण योनि छिद्र पर मिल रहा है, ठीक है सर, समझ में आता है। ये आवरण जो होता है ये ब्रेक होता है, टूटता है जब संभोग प्रक्रिया होती है। संभोग के दौरान ये आवरण टूट जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात थी, क्योंकि योनि छिद्र जो है ये ग्रहण करेगा नर के शिशन को, तो ये जो आवरण जो है इसके ऊपर पतली सी झिल्ली मिल रही है, ये जब ये ग्रहण करेगा किसको? शिशन को, ये योनि द्वार, तो कहीं ना कहीं ये आवरण हट जाएगा, टूट जाएगा। सिंपल सी बात है, जिससे हल्की सी ब्लीडिंग होती है, रक्त स्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, मामूली सी, ठीक है सर, सिंपल सी बात है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप पूछेंगे क्या सर ये जो आवरण है क्या ये सिर्फ संभोग प्रक्रिया के दौरान ही टूटता है फीमेल्स में? नहीं, ये कोई भी शारीरिक कार्य करने से टूट सकता है, शारीरिक व्यायाम करने से टूट सकता है, घोड़सवारी करने से हट सकती है, या हम बोलेंगे साइकिलिंग करने से भी ये हट सकती है, ठीक है। हॉर्स राइडिंग बोल सकते हैं, साइकिलिंग बोल सकते हैं, या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने से ये
आवरण जो है हट सकता है, टूट सकता है। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, स्पेशली लड़कों को, मेल्स को। कौन से? स्पेशली लड़कों को, मेल्स को, इंडियन मेल्स को। ठीक है, समझना इस चीज को, इंडियन मेल्स को स्पेशली बोल रहा हूं, इंडियन मेल्स को, लड़कों को। क्या? क्योंकि आगे जब बड़े होंगे तो ये चीज सोचने लायक होगी। क्या होता है ना, क्या कि ज्यादातर मेल्स जब थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे आप थोड़े से और बड़े होंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो जब हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं होता है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग जो हैं अनपढ़ गवार टाइप के जब होते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती है। ये सुनने को मिलता है क्या, कि ये जो आवरण जो होता है हाइमन, सिर्फ कब टूटता है? जब संभोग होता है। ठीक है, तो दिमाग में एक ये मेंटेलिटी बन जाती है क्या, कि ये जो योनि छद जो होता है ये कब टूटती है, कब खत्म होती है, कब नष्ट होती है? जब संभोग होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब मैरिज होती है, शादी होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो जब संभोग प्रक्रिया होती है दोनों, एक नर और मादा के बीच में, ठीक है, एक लड़के ने तो ये सोच रखा है, एक मेंटेलिटी बनी हुई है क्या, कि जब प्रथम बार संभोग होएगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लीडिंग होएगी। ठीक है, ब्लीडिंग हुई, चलो उसने सोचा कि उस फीमेल ने, उस मादा ने, ठीक है, किसी और के साथ संभोग संबंध नहीं बनाया है, ये सोचेगा। लेकिन मान लो अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो ये नर क्या सोचेगा, वो मेल क्या सोचेगा, वो पति उस पत्नी का क्या सोचेगा, कि उसकी पत्नी ने कहीं ना कहीं किसी और नर के साथ संभोग संबंध बना रखे हैं, तभी ब्लीडिंग नहीं हुई है, यानी योनिछद पहले ही टूट गया था। लेकिन ये सरासर गलत है। अब देखिए, इस तरीके से हमारी बुक में नहीं समझा रखा है, हल्की फुल्की चीज बता रखी है, लेकिन आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि ये झिल्ली जो है ये सिर्फ संभोग प्रक्रिया के दौरान ही टूटे, ये फिजिकल एक्सरसाइज से भी टूट सकती है। तो ये इंडियन मेल्स की जो मेंटेलिटी है उसको थोड़ा सा बड़े स्तर पर बढ़ाइएगा। जरूरी नहीं है कि संभोग प्रक्रिया में ही ये टूटती है, ये फिजिकल एक्सरसाइजेस में भी टूट सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा जी। हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? स्तन ग्रंथियों की। ठीक है सर, भग शेफ क्या होता है? मोहम्मद हाशिम, कल क्लास ली थी आपने? अगर कल क्लास ली होती तो कल मैंने बता दिया था। कृपया करके पूरी क्लास लिया करें, तब क्लास लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए, स्तन ग्रंथि की बात कर रहे हैं, एक एक करके बिंदु ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला बिंदु, ये विशिष्ट लक्षण है, ध्यान से सुनते जाइएगा फटाफट। विशिष्ट लक्षण है किसका? स्तनधारियों का। अब जरा सोचिए, स्तनधारियों यानी मैमल्स का, इनको हम मैमरी ग्लैंड भी बोलते हैं, अंग्रेजी में मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, मैमल्स वर्ड किससे आया है? जिनके पास क्या है? मैमरी ग्लैंड्स। स्तनधारी किनको बोला है? जिनके पास स्तन ग्रंथियां हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैमल्स स्तनधारी वो कौन है? जिनके पास स्तन ग्रंथियां हैं। अब मैंने आपसे पूछा, क्या ये स्तन ग्रंथियां मादा में होंगी कि नर में होंगी? सिंपल सा प्रश्न है, आप मुझे बताएं। सर आज मेरा ब्रेकअप हो गया। बेटा चादर ओढ़कर सो जा। जल्दी से मुझे बताओ, कहीं ना कहीं ये स्तन ग्रंथियां किस में मिलेगी? नर में कि मादा में? जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। कुछ बच्चों ने बोला सर जी मादा में मिलेंगी। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, ये दोनों में मिलती है। किसमें? दोनों में। किसमें? नर में भी और मादा में भी। मेरे अंदर भी स्तन ग्रंथियां हैं, मादा में भी स्तन ग्रंथियां हैं, लेकिन विकसित किस में होती हैं? तो याद रखना, मादा में ये विकसित होती हैं, नर में ये विकसित नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, आपने कहीं ना कहीं एक वर्ड सुना होगा, अवशेषी अंग। सुना है कि नहीं सुना? जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्या आपने ये क्रियाशील मादा में होती है, क्या आपने एक वर्ड सुना होगा वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग? सुना है ना? सुना है ना? तो अब आप मुझे बताएं, क्या मेरे अंदर नर में क्या इनका कोई कार्य है? नहीं। तो मेरे अंदर जब इसका कोई कार्य नहीं है, नर में कोई कार्य नहीं है, तो नर के लिए क्या स्तन ग्रंथियां एक अवशेषी अंग है या नहीं है? जी हां, बिल्कुल, ये एक
अवशेषी अंग है। किसमें? नर में। मादा में नहीं, मादा में नहीं, किसमें? नर में ये एक अवशेषी अंग है। ठीक है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। आपसे कोई पूछे कोई और अवशेषी अंग आपको याद आ रहा है? हां जी, कोई और अवशेषी अंग अगर आपको पता हो तो। क्या बात है विशाल इंडिया। तीसरा मोलर, आखिरी दांत, हमारा आखिरी च्वर्णक जिसको हम बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं, अक्ल दाढ़ भी बोल देते हैं कई बार। और कोई तीसरा मोलर होता है? वेरी गुड, अपेंडिक्स, परिशेषिका। हमारी जो बड़ी आंत होती है उसका सबसे प्रारंभिक भाग होता है अंधनाल, जिसको हम सीकम बोलते हैं। उसके ऊपर एक कृमि रूपी एक संरचना मिलती है जिसको हम कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बात है प्रीति सोनकर। एक्सटर्नल ईयर के पिन्ना, इनका कोई कार्य नहीं है। जरा सोचिए, आपने देखा होगा डॉग या बकरी या गाय या भैंस अपने कान को हिला लेती हैं, हम हिलाते हैं कि अपने कान को, कि आओ आवाज सुनते हैं, थोड़ा सा इधर कानों को हिला लेते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमारे कान में जो मांसपेशियां हैं, पिन्ना में जो मांसपेशियां होती हैं वो काम नहीं करती हैं, तो वो भी अवशेषी है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे हमारे शरीर में कितने अवशेषी अंग, तो कृपया करके अभी के अभी लिख लीजिएगा 150, 150 से 180 के आसपास क्या मिल रहे हैं? अवशेषी अंग मिलते हैं मनुष्यों में, याद रखना। जिसमें से एक अवशेषी अंग नर में कौन थी बेटा जी? याद रखना, स्तन ग्रंथियां। मादाओं में नहीं है, क्योंकि मादाओं में ये क्रियाशील होती है, विकसित होती हैं, काम करती हैं। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या काम करती हैं? दुग्ध का निर्माण करती हैं। किसका? मिल्क का फॉर्मेशन होता है। अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए एक स्तनधारी जो होती है वो कहीं ना कहीं दुग्ध का निर्माण करती है। हाँ जी, क्लियर है? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। चल, अब बात आ रही है क्या नर में विकसित है? नहीं, मादा में विकसित है। विकास किसने किया? तो याद रखना, मादाओं में, तीसरा बिंदु, मादाओं में ये क्रियाशील होती है या विकास इसका जो होता है वो कहीं ना कहीं एक द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है। मादा के अंदर विकास हो रहा है, किसका? स्तन ग्रंथि का। और यह विकास क्या है? एक द्वितीय लैंगिक लक्षण है। अब इसके लिए उत्तरदायी जो होता है वो कौन होते हैं? हार्मोन होते हैं। कौन? लैंगिक हार्मोन होते हैं, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन होते हैं? कौन होते हैं? याद रखना, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन मुख्य रूप से याद रखना कौन? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन भी सम्मिलित है, लेकिन मेन द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न कराने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से मेन कौन? एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है क्या? आपके स्तन ग्रंथि के विकास के लिए। किसमें? मादा में, जो मादाओं का एक द्वितीय लैंगिक लक्षण है। इस लड़के को यहां से निकाले, ये रोज की रोज आकर परेशान करता है। यस, इसके नीचे वाला लक्ष्य, रोज की रोज आकर वही की वही बात, इसको समझ ही नहीं आती है। हाँ जी, द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन? मादा में विकास हो रहा था, किसका? स्तन ग्रंथियों का, जो एक द्वितीय लैंगिक लक्षण था। उत्तरदायी कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सिंपल सा था। चले आगे, नेक्स्ट, अगला बिंदु। कितने बिंदु हो चुके मेरे भाई? जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, फटाफट सुनिएगा बेटा। ये विशिष्ट लक्षण है किसका पाया जाना? स्तन ग्रंथियों का पाया जाना। किसमें? स्तनधारियों में। किसमें मिल रही है? दोनों में, नर में और मादा में। नर में काम नहीं कर रही है, अवशेषी अंग है। मादा में काम कर रही है, यस, विकसित हो रही है। किसकी उपस्थिति में? हार्मोन्स की उपस्थिति में। कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मेन कौन? एस्ट्रोजन। ठीक है, ये अगर विकास कर रही है तो ये मादाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है। किसका? मादाओं का। चल, अब यहां तक चीज बिंदु समझ में आ गए, 3 बिंदु। अब चौथा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। चौथा बिंदु जो है वो ये है कि ये उपस्थित कहां होती है। ये कहां पर उपस्थित होती है वो हम देखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कहां पर उपस्थित होती हैं। ये मेरा कौन सा भाग है? सिर। ये है गर्दन, ग्रीवा। और ये वाला भाग कौन सा होता है? वक्ष, जहां पर डाउटनट दिख रहा है आपको।
ठीक है। तो ये वाला भाग कौन सा है? वक्ष। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ये कहां पर उपस्थित होती है? वक्षीय भाग में, यानी थोरेसिक पोर्शन में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, वक्षीय भाग में भी कहां पर? देखिएगा आप, इस तरीके से मैं अगर खड़ा हूं तो यहां पर मेरा ना एक हड्डी है जिसका नाम है उरोस्थी। क्या नाम है? उरोस्थी। उरोस्थी, ठीक है। और इस उरोस्थी से पीछे से आ रही है कुछ हड्डियां जिनको हम पसलियां बोलते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7। 7 पसलियां इधर से, 7 पसलियां इधर से आकर किससे जुड़ रही हैं सर जी? उरोस्थी से जुड़ती है, डायरेक्टली, सीधा। 8वीं जो है सीधा ना जुड़कर, डायरेक्टली ना जुड़कर इनडायरेक्टली जुड़ रही है। कैसे? 7वीं से जुड़ गई, 9वीं भी और 10वीं भी। 8वीं, 9वीं और 10वीं, 8th 9th 10th, 8th 9th और 10th। बाकी ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और 11वीं और 12वीं प्लावी होती हैं, हवा में लटकी हुई हैं। फील करिए यहां पर, यहां पर जब आप फील करेंगे यहां पर इधर की तरफ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नोकीलापन सा फील होता है यहां पर इधर की तरफ। ये होती है हमारी 11वीं और 12वीं पसली, ठीक है। चलिए, कुल मिलाकर ये 12 जोड़ी क्या है? पसलियां हैं, जिसमें पर्टिकुलरली तीसरी, चौथी और 5वीं। कौन कौन सी? तीसरी, चौथी, 5वीं। इस तीसरी, चौथी, 5वीं के सामने क्या है मेरे भाई? स्तन ग्रंथियां हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्तन ग्रंथियां वक्षीय भाग में है। हां है। किसके सामने है सर जी? पसलियों के सामने है। कौन सी पसलियां? तीसरी, चौथी, 5वीं जो पसली जो है, जिनको हम परशुक भी बोलते हैं, परशुक या पसली बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, ठीक है। इन रिब्स के सामने है। सिंपल सा था, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो तीसरी, चौथी, 5वीं पसली के सामने ये जो स्तन ग्रंथियां हैं बेटा जी, ठीक है, इनको समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पसलियां हैं, इन पसलियों के बीच में, किसके बीच में? पसलियों के बीच में मांसपेशियां मिल रही हैं। क्या बोला हमने? यहां पर पसलियों के बीच में क्या मिल रही हैं? मांसपेशियां मिल रही हैं। और वो मांसपेशी जो तीसरी, चौथी और 5वीं इनके बीच में मिल रही है, तीसरी, चौथी और 5वीं के बीच में मिल रही है, उनका नाम है पेक्टोरेलिस मेजर। पेक्टोरेलिस मेजर कौन है बेटा? ये है मांसपेशी। अब जिनको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फोकस करिएगा पढ़ाई पर, तो आराम से समझ में आएगा। क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा। मेरे अंदर, आपके अंदर क्या मिल रही है? स्तन ग्रंथियां। हाँ जी, मिल रही है। मादाओं में क्या हो रही है? विकसित हो रही है। ठीक है सर। कहां पर मिल रही है? हमने देखा इधर वक्षीय भाग पर मिल रही है। ठीक है, वक्षीय भाग में भी कहां पर? ये पूरा वक्षीय भाग है। हमने देखा कि भैया सामने की तरफ एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है उरोस्थी, स्टर्नम जिसको हम बोलते हैं। ये है उरोस्थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टर्नम। ठीक है, इस स्टर्नम से सीधा डायरेक्टली कौन जुड़ती हैं? आपकी पसलियां, जिनको हम परशुक भी बोलते हैं। कितनी जुड़ती हैं? सीधा 7 इधर से, 7 इधर से। 8वीं, 9वीं, 10वीं डायरेक्टली नहीं जुड़ती है, 7वीं से जुड़ जाती है। 11वीं और 12वीं तो जुड़ी नहीं रही है। ठीक है, अब पर्टिकुलरली तीसरी, चौथी और 5वीं जो पसली थी, उसके सामने क्या मिल रही है? स्तन ग्रंथियां मिल रही हैं। और इन पसलियों के बीच में
इन पसलियों के बीच में, इन परशुक के बीच में, इन पसलियों के बीच में, इन रिब्स के बीच में जो मांसपेशी मिल रही है तीसरी, चौथी, पांचवी में, उसका नाम है पेक्टोरेलिस मेजर। क्या नाम है? पेक्टोरेलिस मेजर। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सी मांसपेशियों के सामने स्तन ग्रंथियां मिल रही हैं? तो आप सीधा बोलेंगे सर पेक्टोरेलिस मेजर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्रत अंश पेशी। क्या बोला है? व्रत अंश पेशी, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स किसके बीच में मिल रही हैं? पसलियों के बीच में। पसलियों का नाम क्या है? परशुक। कौन सी? मुख्य रूप से तीसरी, चौथी, पांचवी जो होती है उनके सामने मिल रही है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना। अब इसके सामने मिल रही है क्या? ये स्तन ग्रंथि। इतनी सी बात थी। हाँ जी, चलें। बेटा ये कब तक वृद्धि करती है? मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और एक समय आता है लगभग 40 से 45 वर्ष की एज में, जब इन हार्मोन्स का स्त्राव धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब हार्मोन्स का स्त्राव धीरे धीरे कम हो जाएगा तो इनकी वृद्धि कम हो जाएगी। सिंपल। चलें आगे। सर पसलियों का नाम क्या है? बता तो दिया मेरे भाई, इनको हम थोरेसिक रिब्स बोलते हैं, ठीक है, वक्षीय परशुक बोलते हैं, वक्षीय पसलियां बोल रहे हैं, ठीक है। इनको ट्रू रिब्स भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रू रिब्स। चलिए वास्तविक पसली बोलते हैं क्योंकि ये सीधा किससे जुड़ती हैं? स्टर्नम से। आइए बेटा, तो ये तो हमने देख ली है उपस्थिति। अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं स्तन ग्रंथियों की, जल्दी से, फटाफट ध्यान से सुनिएगा। अब स्तन ग्रंथियों की जब हम संरचना देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या मिल रहा है इन स्तन ग्रंथियों में। सबसे पहले फटाफट इन स्तन ग्रंथियों में मिलती है वसा। क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? भूल मत जाना, क्या मिल रहा है? फैट मिल रहा है, वसा मिल रही है, भूल मत जाना, भूल मत जाना। क्या मिलती है? वसा मिलती है। आप जब अपनी बुक में डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके से पिंक कलर की, गुलाबी रंग की ये जो संरचना दिखा रखी है, ये क्या है मेरे भाई? वसा है, फैट है, ठीक है। चले आगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ध्यान से सुनना। मुख्य चीज जो है वो है यहां पर ये संरचना है, ये एक, ये दो, ये समूह दिख रहा है आपको, पूरा एक समूह, ये दूसरा समूह। इन समूह को हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। स्तन ग्रंथियों में हम संरचना देखने वाले हैं। पांचवा बिंदु हम क्या देख रहे हैं? संरचना। स्तन ग्रंथियों में भूल मत जाइएगा क्या, 15 से 20 क्या मिलती हैं? स्तन पालिका मिलती है। जैसे आपको याद आ रहा होगा वृषण में भी कुछ ऐसे कुछ शब्द आया था, वृषण पालिका, 250 से 300 वृषण पालिकाएं थी। उसी तरीके से यहां पर भी 15 से 20 क्या मिल रही हैं? स्तन पालिकाएं मिलती हैं। मेमरी लोब्यूल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये देखिए, ये एक स्तन पालिका है पूरी की पूरी, ये एक और स्तन पालिका है पूरी की पूरी। ऐसी 15 से 20 क्या मिल रही हैं? स्तन पालिकाएं मिल रही हैं, ठीक है। मैं कुछ बनाकर दिखा देता हूं। ये देखो, ये मान लो एक स्तन पालिका, ये दूसरी, ये तीसरी, और इसके नीचे ये चौथी मान लेते हैं। चलो चौथी तो वैसे ही नहीं दिखाई दे रही, लाल पट्टी आ रही, 3 मान लेते हैं बस। तो प्रभु यहां पर ये मैंने 3 आपको स्तन पालिकाएं दिखाई। क्या कहला रही है? प्रत्येक संरचना क्या कहला रही है? स्तन पालिका। अब इन स्तन पालिकाओं में क्या मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा, कुछ संरचनाएं मिल रही हैं। कुछ संरचनाएं मिल रही हैं जिनका नाम है स्तन कुपिका। स्तन कुपिका, ठीक है। अब क्या है ये स्तन कुपिका? ये देखते हैं। एक स्तन कुपिका को मैंने बाहर निकाला, ये मान लो कौन है? स्तन कुपिका है। सिंपल। चलें आगे। चल ऊपर बना देते हैं थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। हाँ जी, ये हमने एक स्तन कुपिका को यहां पर निकाला, ठीक है जी। फिर से सुनना, 15 से 20 क्या है? स्तन पालिका। प्रत्येक स्तन पालिका में बहुत सारी क्या मिल रही है? स्तन कुपिका। स्तन कुपिका जो संरचना जो है ये बनी हुई है बेटा जी कोशिकाओं से।
किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से। और इन कोशिकाओं के यहां पर बीच में है खाली जगह। ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का नाम है कुपिका कोशिका। कुपिका कोशिका। और यही कुपिका कोशिका दुग्ध का निर्माण करती हैं। यही कुपिका कोशिका किसका निर्माण करती हैं? दुग्ध का निर्माण करती हैं। ठीक है। और उस दुग्ध को यहां पर छोड़ देती है। अब जहां पर छोड़ा है वो खाली जगह क्या कहला रही थी? स्तन कुपिका गुहिका। कुपिका गुहा या गुहिका। तो जिनको समझ नहीं आया वापस से दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, आराम से समझ में आएगा। हम देख रहे थे संरचना, आंतरिक संरचना किसकी? स्तन की, स्तन ग्रंथियों की। हमने देखा स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या मिल रही है? वसा मिल रही है। ठीक है। डंडना डंडन मेन क्या था? 15 से 20 क्या मिल रही हैं? स्तन पालिकाएं मिल रही हैं। ठीक है। हमने ये यहां पर 3 स्तन पालिका बनाई। प्रत्येक स्तन पालिका में बहुत सारी क्या मिल रही है? स्तन कुपिका। एक स्तन कुपिका को बाहर निकालकर देखा तो हमने देखा स्तन कुपिका के अंदर क्या मिल रही है? कोशिकाएं परिधि पर, जो क्या कहला रही है? कुपिका कोशिका। और बीच में है खाली जगह जिसका नाम है कुपिका गुहिका। खाली जगह है। ये कुपिका कोशिका क्या करेंगी? दुग्ध का निर्माण करेंगी और उस दूध को यहां पर एकत्रित कर देंगी। डन। अब जरा सोचिए, यहां पर दुग्ध एकत्रित हो रहा है। ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली परिस्थिति हम कब देख रहे हैं? ये हम कब देख रहे हैं? ये कब होएगा? एक सामान्य लड़की में होएगा क्या? या जिसने गर्भ धारण कर लिया उसके बाद उसमें होएगा? जिसने गर्भ धारण कर लिया उसके बाद उसकी स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण हो रहा है। ठीक है। अब आगे क्या होएगा? अब ध्यान से सुनिएगा। ये स्तन कुपिकाओं से कुछ नलिकाएं निकल रही हैं और ये सारी नलिकाएं जुड़कर एक कॉमन नलिका बना देती हैं और वो नलिका ये स्तन पालिका से बाहर निकल रही है। फिर से सुनना, क्या बोला? ये कुपिका, स्तन कुपिका, स्तन कुपिका, स्तन कुपिका, कई सारी स्तन कुपिकाओं से नलिकाएं निकली। क्या लेकर आ रही है? दुग्ध लेकर आ रही है और सारी जुड़कर एक नलिका बना दी। और वो नलिका बाहर निकली है किससे? इससे। ये कौन? स्तन पालिका। स्तन पालिका से जो नलिका निकल रही है इसका नाम है स्तन नलिका। क्या नाम है? स्तन नलिका। सर जी ऐसे यहां पर भी निकलेगी? मैंने कहा हां जी, यहां पर भी निकलेगी इस तरीके से। ये स्तन नलिका निकल गई है। ऐसे यहां पर भी निकलेगी। चलिए जी, ये क्या निकली है? स्तन नलिका निकल गई है। ठीक है जी, नॉर्मल सी बात थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है। अब ये स्तन नलिकाएं, जैसे मान लो ये 2 स्तन नलिकाएं फ्यूज्ड होकर जुड़कर एक कॉमन नलिका बना रही है। ऐसे ये स्तन नलिका भी कहीं ना कहीं किसी और स्तन नलिका से जुड़कर एक और नलिका बना रही है। यानी ये स्तन नलिका जुड़ गई और एक कॉमन नलिका, समान नलिका बना ली। ये वाली भी और ये वाली एक और नीचे स्तन पालिका से आ रही होगी, ये भी जुड़ गई है। ठीक है। और एक कॉमन नलिका बना दी। अब ये जो नलिकाएं हैं इनको हम बोल रहे हैं स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी। तो जरा सोचिए, पालिकाओं से क्या निकल रहा है? स्तन नलिकाएं। स्तन नलिकाएं आगे जुड़कर फ्यूज्ड होकर क्या बना रही है? स्तन वाहिनी। सिंपल। आगे चलते हैं। अब ये स्तन वाहिनी आगे की तरफ जा रही है, वृद्धि कर रही है, आगे की तरफ जा रही हैं और आगे चलकर इनका कुछ भाग फूल जाता है। इनका कुछ भाग आगे की तरफ जाकर फूल जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्तन तुम्बिका। मेमोरी एम्पुला बोलते हैं इसको, स्तन तुम्बिका। ठीक है, सिंपल सा था। क्या बोला मेरे भाई? फिर से सुनिएगा। हमने बोला स्तन नलिकाएं स्तन पालिकाओं से निकल रही थी। स्तन नलिकाएं जुड़कर क्या बनाई? स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनियों का आगे की तरफ अग्रभाग जो है थोड़ा सा फूल गया है, जिसका नाम है स्तन तुम्बिका, जो दुग्ध को एकत्रित कर लेता है। यहां पर दुग्ध एकत्रित हो जाता है।
ठीक है। अब ये जो स्तन तुम्बिका है ये आगे की तरफ फिर प्रस्थान कर रही है, आगे की तरफ फिर प्रस्थान कर रही है और फिर वापस से एक कॉमन नलिका बना दी है, वापस से एक और कॉमन नलिका बना दी है जिसका नाम है दुग्ध, जिसका नाम है दुग्ध वाहिनी या दुग्ध नलिका, दुग्ध वाहिनी या दुग्ध नलिका। अब ऐसी ये दुग्ध वाहिनी, एक और दुग्ध वाहिनी आ रही होगी, एक और मान लेते हैं दुग्ध वाहिनी है ये दुग्ध वाहिनी आगे चलकर एक संरचना में खुल रही है, एक छिद्र में खुल रही है, एक संरचना में ओपन हो रही है जिसका नाम है चूषक या चूचक भी बोलते हैं, जिसको निपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार कृपया करके पूरे इस चीज को वापस से मैं दोहरा रहा हूं, वापस से एक बार और सुनिएगा ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नितेश फोकस करना, कोई निश्चित संख्या नहीं होती है कि काउंट करके हमने इतनी लिख दी। हाँ, इनकी संख्या जो है वो एवरेज औसतन होती है स्तनपालिकाओं की। ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला हम देख रहे हैं आंतरिक संरचना किसकी, स्तन ग्रंथियों की। हमने बोला ये स्तन ग्रंथियों के अंदर कहीं ना कहीं वसीय ऊतक मिल रहा था, फैट मिल रही थी। ठीक है, ये जो फैट जो होता है जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो कहीं ना कहीं इनसे कुछ पार्ट्स में वसा जो होती है वो दुग्ध निर्माण में भी सहायता करती है। इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं, अभी सिंपल स्तन ग्रंथियों के अंदर 15 से 20 क्या थी, स्तन क्या मिल रही है, स्तन पालिका। क्या मिल रही है, स्तन पालिका। ये स्तन पालिका, ये स्तन पालिका, ये स्तन पालिका, इस तरीके से 15 से 20 औसतन हम बोल रहे हैं क्या मिल रही है, स्तन पालिका। अब ऐसा डेफिनेट नहीं है कि 15 से 20 होंगी, किसी में कम भी हो सकती है, किसी में ज्यादा भी हो सकती है। एवरेज हमने देखा 15 से 20 स्तन पालिका। स्तन पालिकाओं के अंदर बहुत सारी संख्या में, हजारों की संख्या में, हजार तो नहीं 100-200 संख्या में क्या मिल रही है बेटा जी, यहां पर स्तन कुपिका मिल रही है। ये कुपिका, ठीक, एक कुपिका को हमने बाहर निकाला, हमने देखा स्तन कुपिका के अंदर क्या मिल रही है, कोशिकाएं, और बीच में एक खाली जगह जिसका नाम है कुपिका गुहा। ये कुपिका कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, दुग्ध निर्माण करती हैं, एक हार्मोन की उपस्थिति में जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। एक हार्मोन जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, अग्र पीयूष ग्रंथि से, जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। इसकी उपस्थिति में दुग्ध का निर्माण होता है। हो गया, हो गया, ठीक है जी। अब आगे, अब यहां पर दुग्ध का निर्माण हो चुका, अब ये दुग्ध आगे की तरफ प्रस्थान कर रहा है। इन कुपिकाओं से निकलकर नलिकाएं बन रही हैं, वो नलिकाएं जुड़कर एक कॉमन नलिका बनाई जो इस पालिका से निकली, इस पालिका से निकली, इस पालिका से निकली। ये जो नलिका है, इन नलिका को हमने बोला स्तन नलिका। तो पालिका से क्या निकली, स्तन नलिका। इस पालिका से स्तन नलिका, इससे स्तन नलिका। ठीक है, अब कई स्तन नलिकाएं, 2-3 स्तन नलिकाएं फ्यूज्ड होकर क्या बना दी, स्तन वाहिनी। अरे भैया पालिका कितनी है, 15 से 20 है, तो 15 से 20 क्या निकली होंगी, स्तन नलिकाएं निकली होंगी, जिसमें 2 से 3 स्तन नलिकाएं फ्यूज्ड होकर क्या बनाई, स्तन वाहिनी बना ली। अब मान लो 20 स्तन पालिका थी और 2-2 फ्यूज्ड हो रही है, तो हम नहीं बोलेंगे 10 क्या बन रही है, आपकी स्तन वाहिनी बन रही है। अब जिनकी बुद्धि शार्प है वो समझ गए होंगे, 20 मान लो स्तन पालिका, तो 20 क्या निकल रही है, स्तन नलिका, जिसमें से 2 अगर फ्यूज्ड हो रही हैं तो 10 क्या बन गई हैं, स्तन वाहिनी। सिंपल। स्तन वाहिनी का अग्रभाग जो था फूल गया था, जिसका नाम था स्तन तुम्बिका। 10 क्या थी आपकी, स्तन वाहिनी थी। 10 में से फिर 2-2 आपकी क्या हो गई है, जुड़ गई है, और क्या बना दी, दुग्ध वाहिनी। कितनी हो गई है, 5 दुग्ध वाहिनी। 5 दुग्ध वाहिनी आगे चलकर किस में खुल गई है, चूषक में। खत्म। ये थी सिंपल सी बात। इस तरीके से प्रस्थान हो रहा है किसका, ये पथ है जहां से दुग्ध का क्या होता है, हम बोलेंगे दुग्ध जो है स्थानांतरित होता है। ये था सिंपल सी ग्रंथि जिसका नाम था स्तन ग्रंथि। अब स्तन ग्रंथियों में आपने जो हार्मोन याद रखने हैं, एक मैंने आपको बता दिया है प्रोलैक्टिन, जिसकी उपस्थिति में होएगा दुग्ध का निर्माण। मेरा प्रश्न आपसे ये है, तनिक जल्दी से मुझे इतनी सी बात बता दीजिए। यस एरियोला भी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दीजिए
क्या ये प्रोलैक्टिन एक सामान्य मादा, क्या ये प्रोलैक्टिन एक सामान्य मादा में, एक सामान्य मादा में निकलेगा? सोचना, सोचना, आज सोचना। क्या एक सामान्य मादा का मतलब जिसके अंदर निषेचन नहीं हुआ, जिसके अंदर निषेचन नहीं हुआ, क्या उसमें ये प्रोलैक्टिन निकल रहा है? नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? निकलने से रोका जा रहा है। कौन रोकता है? कौन रोकता है? तो याद रखना, उसी पीयूष ग्रंथि से जो LH और FSH निकलते हैं वो प्रोलैक्टिन के स्त्राव को रोकते हैं, भूल मत जाना। और जब निषेचन हो जाता है तो आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं, और आर्तव चक्र जब बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं LH और FSH का स्त्राव कम हो जाता है, तो प्रोलैक्टिन निकलता है। फिर वापस से उस प्रोलैक्टिन को रोक दिया जाता है। अब कौन रोकता है? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, वो रोक देता है प्रोलैक्टिन के स्त्राव को, ठीक है। और फिर लास्ट में प्रोलैक्टिन का स्त्राव एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि जब अपरा निकाल दी जाती है, क्योंकि अपरा से स्त्रावित होता है HCG, अपरा निकाल दी जाती है, प्रसव हो जाता है, बच्चा बाहर जब आ जाता है तो धड़ाम से एकदम से प्रोलैक्टिन का स्त्राव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दुग्ध का निर्माण तेजी से बढ़ने लग जाता है प्रसव के बाद में। और ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन, याद रखना, जो दुग्ध के स्त्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। अब ये कई सारी चीजें आपके दिमाग में ऊपर से गई होंगी, तो प्रभु सिंपल तरीके से याद रखना, अभी के अभी सिर्फ इतना सा, प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन दूध का क्या करता है? स्त्रावण करवाता है। स्तन ग्रंथियों से बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी जो होएगा वो कौन होएगा? ऑक्सीटोसिन। दुग्ध का स्त्रावण ऑक्सीटोसिन, दुग्ध का निर्माण प्रोलैक्टिन, स्तन ग्रंथियों का विकास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में से मेनली एस्ट्रोजन, द्वितीय लैंगिक लक्षण था। एक बच्चे ने पूछा सर ये एरियोला क्या है? ये एरियोला, तो बेटा जी ये एरियोला, ये जो निपल्स जो होते हैं, ये जो चूषक जो होते हैं, इनके आसपास का क्षेत्र होता है। ये देखिए इस तरीके से स्तन ग्रंथियों में जो निपल्स होते हैं उनके आसपास का एक क्षेत्र होता है, गहरा रंग होता है यहां पर, क्योंकि यहां पर वर्णक मिलता है मुख्य रूप से मेलानिन, अगर आपने नाम सुना हो, जिसके कारण एक हम बोलेंगे एक डार्क कलर, डार्क रंग, गहरे रंग की एक संरचना बनती है अराउंड द चूषक, नियर किसके? निपल्स के, जिसको हम एरियोला बोलते हैं। ये था। सर इसमें भी कैंसर होता है? जी हां बिल्कुल होता है, ब्रेस्ट कैंसर बोला जाता है उसको। चलिए, तो ये था मेरे भाई स्तन ग्रंथि, और इसी के साथ हमने समाप्त करी है क्या? पूरा मादा जनन तंत्र, ठीक है। खीश क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। खीश क्या होता है वो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं। खीश को हम क्या बोलते हैं? खीश होता है कोलोस्ट्रम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम, ठीक है। और क्या होता है? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो प्रथम यानी सबसे पहले जो दुग्ध स्त्रावित करती है मादा, जिसको हम खीस, हिंदी में बोलते हैं खीस, इंग्लिश में बोलते हैं कोलोस्ट्रम। तो फर्स्ट मिल्क इजेक्टेड बाय ए लैक्टेटिंग वुमन, जो सबसे पहले जो दुग्ध स्त्रावण किया है किसने? एक स्तनपान कराने वाली महिला ने। वो पहला दुग्ध जो निकला था उसका नाम है कोलोस्ट्रम, जो पोषण के आधार पर सर्वाधिक पोषणीय पदार्थों से भरपूर होता है, जिसमें प्रतिरक्षी होती है, जिसका नाम होता है IgA। क्या नाम होता है? IgA, ठीक है, भूल मत जाना। ये पीला दूध होता है जिसमें भूल मत जाइएगा IgA भरपूर मात्रा में होता है। पहले क्या होता था? पहले ये जो गाढ़ा पीला जो दूध होता था, पहले की जो लेडीज होती थी वो क्या करती थी? इस दूध को निकालकर फेंक देती थी। पूछिएगा अपने पेरेंट्स से, होता था ये निकालकर, इसको अच्छा दूध नहीं माना जाता था, बच्चे को पिलाया नहीं जाता। जैसे जैसे रिसर्च हुई पता लगा अरे भैया ये तो बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है, बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तब जब पता लगा तो ये अंधविश्वास टूटा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर ये हो चुकी है हमारी क्या? मादा जनन तंत्र। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है युग्मक जनन। किसकी बात करने वाले हैं? युग्मक जनन की, यानी अंड जनन की और शुक्र जनन की। आप अच्छे तरीके से जानते हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस,
गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन का मीनिंग क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, युग्मक का निर्माण। अब हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो दो प्रकार के युग्मक हैं, एक है नर युग्मक निर्माण, नर युग्मक कौन मेरे भाई, शुक्राणु, ठीक है, और एक है मादा युग्मक निर्माण, मादा युग्मक निर्माण। और मादा युग्मक कौन है, अंडाणु, एक है स्पर्म और एक है ओवम, स्पर्म ओवम, ठीक है। नर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है शुक्राणु जनन, बोल दूं हिंदी में, कोई मुझे बताएंगे, कोई मुझे बताए, नर युग्मक निर्माण यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या मैं शुक्राणु जनन बोल सकता हूं? नहीं, क्या बोलते हैं, शुक्र जनन। भूल मत जाइएगा, गलती मत कर दीजिएगा, शुक्र जनन, स्पर्मैटोजेनेसिस, ठीक है। और मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंड जनन या अंडाणु जनन भी बोल देते हैं इसको, अंड जनन या अंडाणु जनन, oogenesis, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 10वीं कक्षा में ये चीज आ जाती है, शुक्राणु का निर्माण यानी नर युग्मक का निर्माण। लेकिन उस प्रक्रिया का नाम मत भूल जाना प्रभु, भूल मत जाना। कई बच्चे इसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल स्पर्मैटोजेनेसिस, शुक्र जनन ना कि शुक्राणु जनन, भूल मत जाइएगा, ठीक है। और अंडाणु निर्माण oogenesis, अंड जनन यानी अंडाणु जनन, एक ही चीज है, ठीक है। चलिए अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे शुक्र जनन, फिर पढ़ेंगे अंड जनन। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, शुक्र जनन की, स्पर्मैटोजेनेसिस की। ध्यान से सुनिएगा, भूल मत जाइएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए शुक्र जनन स्पर्मैटोजेनेसिस जो होता है प्रभु, कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, समझा रहा हूं। देखिए शुक्र जनन जो होता है ये दो अवस्थाओं में होता है। क्या बोला हमने, शुक्र जनन दो अवस्थाओं में होता है, दो स्टेजेस में होता है, दो स्टेप्स में होता है, दो चरणों में होता है, दो चरणों में होता है। चरण पहला जो है, फर्स्ट चरण जो होता है उसको हम बोलते हैं, याद रखना, शुक्राणु प्रसू जनन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्पर्मैटिडोजेनेसिस। और दूसरा चरण जो होता है, चरण दूसरा जो होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। इसको हम बोलते हैं क्या, शुक्राणु जनन। अंग्रेजी में मत भूलिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। ये शब्दों का ही खेल जो है ना, ये आपके साथ खेला कर देगा, इसलिए इन शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या कैसे कैसे बोल रहा हूं, ठीक है। हमने बोला शुक्र जनन स्पर्मैटोजेनेसिस, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया किसमें, शुक्र जनक नलिका में, जो दो चरणों में हो रही थी। पहला जो स्टेप जो है, पहला जो चरण जो है उसका नाम है क्या, शुक्राणु प्रसू जनन स्पर्मैटिडोजेनेसिस। दूसरा जो चरण है वो है क्या, शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। चलें आगे, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, किसकी, शुक्राणु प्रसू जनन की। आइए बात करते हैं। शुक्र जनन में शुक्राणु प्रसू जनन, ठीक है। अब देखिए शुक्राणु प्रसू जनन, जिसका हमने दूसरा नाम अंग्रेजी में क्या बोला, स्पर्मैटिडोजेनेसिस बोला।
ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कहीं ना कहीं शुक्रजनक नलिकाएं हैं। हाँ जी सर, शुक्रजनक नलिकाएं हैं। उन शुक्रजनक नलिकाओं में एक बाहरी आवरण था, आपको याद आ रहा होगा, ट्यूनिका प्रोप्रियम, वो मैं अभी नहीं बना रहा हूं, यहां पर सीधा सीधा मैं बना रहा हूं। ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं थी, आधारीय कोशिकाएं थी, जिनका नाम था सर्टोली कोशिका। आपको अच्छे से याद होगा सर्टोली कोशिका। और मैंने बोला था कहीं ना कहीं समूह में यहां पर कुछ कोशिकाएं मिल रही थी। क्या नाम था बाबू, कोई भी बालक बताना चाहे तो? हाँ जी, कोई भी बालक बताना चाहे तो। हाँ जी, सोनाली, अर्शिता, हर्ष व्लॉग, सुरेश, सोलंकी, राजन, पुनीत, मानसी, अभिषेक, श्वेता, विशाल, अनुज धाकड़, नूर गुल, आयशा, प्रियंका सैनी, म्यूजिकल साइंस, उजाला, वर्तिका, चौधरी, टिके हुए हो ना भैया, राकेश राव, श्रीराम जी, चौधरी जी, प्रीति जी, बादल, राजन। हाँ जी, क्या नाम था इनका? इनका नाम था क्या? जर्म कोशिका। था कि नहीं था? यही था ना। तो इनको हमने क्या बोला था? जर्म कोशिका बोला था। और यह भी बताया था कि यही जर्म कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करेगी प्रभु? शुक्राणु का। करेंगी ना। तो हमने बोला कि जो नर जर्म कोशिका, भाई हमने जर्म कोशिका बोला है, लेकिन किसकी जर्म कोशिका? नर में मिल रही है ना ये जर्म कोशिका, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ स्टार्ट कराना है, यानी शुक्र जनन कराना है, जिसका पहला चरण कराना है कौन? शुक्राणु प्रसूत जनन। तो मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा, शुक्र जनक नलिकाओं के बीच में जो लेडिग कोशिकाएं थी, ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। जैसे एक लड़का 12 से 14 वर्ष का होता है, उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम था GnRH, जो अग्रपीयूष ग्रंथि से LH और FSH के स्रावण को प्रेरित करता था। LH आता था और इन कोशिकाओं को प्रेरित करता था लेडिग कोशिका, और लेडिग कोशिका बदले में क्या निकालती थी? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन को अंदर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं FSH जो था वो किसको प्रेरित कर रहा था? इन सर्टोली कोशिकाओं को। सर्टोली कोशिका ने क्या बनाया था? ABP हार्मोन, ABP प्रोटीन। वो ABP प्रोटीन क्या कर रहा था? टेस्टोस्टेरोन को अंदर ला रहा था। अब अंदर आकर टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? इन नर जर्म कोशिका को प्रेरित करेगा। यहां तक की बात याद आ रही है या भूल गए हैं? हाँ जी, यहां तक की बात याद आ रही है कि भूल गए? याद आ रहा है या वापस से रिपीट करूं? ये तो बता चुका हूं मेरे भाई, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो अंदर आ चुका है, अंदर आकर इन नर जर्म कोशिका को प्रेरित करेगा धड़ाई धड़ फटाई फट क्या करने के लिए? विभाजन करने के लिए, यानी गुणन करने के लिए। मान लो ये एक नर जर्म कोशिका है, याद रखना नर जर्म कोशिका जो होती हैं वो कैसी होती है? द्विगुणित होती हैं, भूल मत जाना। ये धड़ाई धड़ विभाजन करेंगी। तो ये एक कोशिका, इसने विभाजन किया, क्या बना दी? 2 कोशिका। और जो विभाजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? गुणन जो हो रहा है, यहां पर विभाजन जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? समसूत्री विभाजन। जिनको नहीं पता समसूत्री विभाजन के बारे में, सिर्फ इस शब्द को देख लो। सम का मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र, यानी ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान। किसके बीच में? जनक कोशिका और पुत्री कोशिका। ये भी द्विगुणित है तो ये भी क्या है? द्विगुणित है। ऐसा विभाजन क्या कहलाता है मेरे भाई? आपका समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है बेटा जी? याद रखना, भूल मत जाइएगा, क्या कहलाता है आपका? समसूत्री विभाजन। ये जर्म कोशिकाएं लगातार क्या कर रही थी? विभाजन कर रही थी और कोशिकाएं बना रही। अब ये जो कोशिकाएं जो बनी है, ये छोटी छोटी कोशिकाएं जो यहां पर बनी हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं यहां पर बनी हैं, इनको हम बोलते हैं शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका अंग्रेजी में भी लिख दूंगा, पहले यहां पर अभी फोकस करिएगा हिंदी पर, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? शुक्राणु जन कोशिका बोलते हैं। याद रखना, जो यहां पर ये छोटी छोटी कोशिकाएं बन रही हैं, किसके विभाजन से? नर जर्म कोशिका के विभाजन से। प्रेरित किसने किया था? आकर स्टिमुलेट किसने किया था? कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन आया, इन कोशिकाओं को बोला चलो रे कोशिकाओं फटाफट विभाजन करो। इन कोशिका ने कहा जो आज्ञा सरकार। टेस्टोस्टेरोन को बोला जो आज्ञा सरकार, फटाफट इन्होंने किया विभाजन। क्या बना दी? छोटी छोटी कोशिका जिनका नाम है शुक्राणु जन कोशिका। अब मेरा प्रश्न आपसे सीधा सीधा है, ये एक कोशिका
जो द्विगुणित है, इसने विभाजन किया, कहीं ना कहीं दो छोटी छोटी कोशिकाएं बनाई हैं। आप मुझे बताएं, ये जो दो छोटी छोटी कोशिकाएं, क्या ये पहले विभाजन करेंगी कि वृद्धि करेंगी? जल्दी से, तुरंत, फटाफट बताएं। हाँ जी, ये जो छोटी छोटी कोशिका है, इन आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? इन कोशिकाओं को पहले विभाजन करेंगी कि वृद्धि करेंगी? वृद्धि करेंगी। वेरी गुड बुलबुल, बहुत अच्छे, वेल डन उजाला, वेरी गुड। वर्तिका, रवीता, नितेश, ITS फ्यूचर ड्रीम्स, चौधरी साहब म्यूजिकल साइंस, सौरभ, जितेंद्र, हर्ष, राजन। हाँ जी, उजाला मौर्य ये डिवीजन करेंगी? नहीं, ये पहले बेटा वृद्धि करेंगी, बड़ी होंगी। ध्यान से सुनना, क्या होंगी? ये वृद्धि करेंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, अब जरा सोचिए, हमने क्या बोला? ये जो छोटी छोटी कोशिका कौन? शुक्राणु जन कोशिका क्या करेंगी? सर जी वृद्धि करेंगी। मैंने कहा आहो, लो, ये लो जी, इनमें करा दी वृद्धि। यही होता है ना, कोशिका विभाजन जब होता है, या कोशिका चक्र जो होता है, उसमें एक कोशिका पहले विभाजन करती है, छोटी छोटी पुत्री कोशिका बनाती है, पुत्री कोशिका फिर क्या होती है? बड़ी होती है। भाई इसी को अपने ऊपर अप्लाई करें। हमारे माता पिता ने हमारा निर्माण किया, तो जितना मैं हूं इतना ही पैदा हुआ था कि छोटा छोटा पैदा हुआ था? आप भी छोटे छोटे पैदा हुए थे, फिर हम छोटे छोटे वृद्धि करके बड़े हो गए। अब जब हम बड़े हो जाएंगे तो अगली पीढ़ी लेकर आएंगे। यही तो हो रहा है ना। यानी ये छोटी छोटी कोशिका क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है, वृद्धि करके ये बड़ी हो जाती है, और जब ये बड़ी हो जाती है तब हम इनको बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अभी शुक्राणु पुक्राणु नहीं बनाए, क्या नाम है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। सिंपल। चलें आगे। यहां तक की बात सिंपल साधी तरीके से आराम से समझ में आ जाएंगी जो सीरियसली सुन रहे हैं। नर जन्म कोशिका अंदर मिल रही थी, अंदर गया टेस्टोस्टेरोन, बोला कि जल्दी से विभाजन कर, जल्दी से विभाजन करी, जल्दी से विभाजन करके जो छोटी छोटी कोशिका बनाई उनका नाम क्या था? शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका क्या करेंगी? पोषण लेंगी, वृद्धि करेंगी, वृद्धि करेंगी तो बड़ी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी तो क्या कहला रही है? शुक्राणु। कौन सी? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। सर आप तो अपनी पीढ़ी नहीं ले आया, अब हमें लानी है। बहुत जल्दी है तुझे, हैं? पहले कुछ बन तो जा, फिर नई पीढ़ी ले आइयो। जितनी पीढ़ियां लानी ले आइयो, पहले कुछ बन तो जा, पढ़ाई तो कर ले। बहुत जल्दी लगी हुई है, हैं? आज प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब क्या होएगा इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में? बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका की। ठीक है, ये मान लो ये एक कोशिका है जो द्विगुणित थी। ठीक है, हालांकि 11वीं कक्षा का एक अध्याय है जिसका नाम है कोशिका विभाजन, जिसमें आप एक और विभाजन पढ़ते हैं जिसका नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। क्या ये एक कोशिका जिसमें मैं कराने वाला हूं क्या? अर्धसूत्री विभाजन। क्या कराने वाला हूं? अर्धसूत्री विभाजन। अभी अंग्रेजी में भी नाम बता दूंगा, तनिक पहले सुन तो लो। ये कोशिका जिसमें मैं अर्धसूत्री विभाजन कराता हूं तो कैसे होता है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें होता है अर्धसूत्री प्रथम, फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, जिससे बनती हैं दो कोशिकाएं छोटी छोटी जो होती हैं अगुणित। यानी कहीं ना कहीं नाम में क्या आ रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यानी द्विगुणित से कैसे हो जाते हैं? अगुणित हो जाते हैं। ठीक है, चलो जी, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब ये दोनों कोशिका फिर ये वापस से वृद्धि करती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और फिर बड़ी होने के बाद इनमें वापस से क्या होता है? अर्धसूत्री द्वितीय। क्या होता है? अर्धसूत्री द्वितीय। और अर्धसूत्री द्वितीय जो होता है, प्रभु भूल मत जाइएगा, इज इक्वल टू सेम होता है समसूत्री के जैसा। समसूत्री के जैसा होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। अब जरा खुद सोचिए, ये दो कोशिका थी, जिस कोशिका से बनी वो अगुणित थी, और इनसे ये जो दो बनी है ये भी अगुणित है। यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? समान है। इसलिए अर्धसूत्री सेकंड किसके जैसा होता है? समसूत्री। अब ये अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय जो होता है, ये दोनों मिलकर
क्या कहलाता है बेटा जी आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है प्रभु, याद रखना है आपने, दो प्रकार के विभाजन से बना होता है। एक होता है अर्धसूत्री प्रथम, एक होता है अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम जो होता है वो द्विगुणित कोशिका में होता है, जिससे सॉरी माफ करिएगा, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये दो विभाजन से बनकर बना होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम जो होता है वो एक द्विगुणित कोशिका में होता है, जिससे दो अगुणित कोशिका बनती है। फिर ये दो अगुणित कोशिका छोटी छोटी थी, ये क्या करती है, वृद्धि करती है, बड़ी हो जाती है, रहती अगुणित ही। फिर जब ये बड़ी हो जाती है, फिर इन दोनों में क्या होता है, अर्धसूत्री सेकंड जो किसके जैसा होता है, समसूत्री के जैसा। यानी इनसे जो दो कोशिका बनेंगी उनमें गुणसूत्रता क्या रहेगी, समान रहेगी। इससे जो दो कोशिका बनेंगी उनमें गुणसूत्रता क्या रहेगी, समान रहेगी। यानी अगर मैं देखूं, अगर एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन जब कंप्लीट हो जाता है तो टोटल लास्ट में बनती हैं 4 कोशिकाएं, और ये चारों कैसी होती है, अगुणित होती हैं। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो बालक, मैं आपसे बस आगे छोटी सी बात करूंगा, छोटी सी। हमने क्या बना दी थी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। कैसी थी, द्विगुणित थी। ठीक है, मैंने ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका को यहां पर बनाया, ये है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या हुआ भैया, अर्धसूत्री प्रथम हुआ, जिससे दो अगुणित कोशिका बनी है। याद रखना, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसी थी, द्विगुणित। इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ है। क्या हुआ है मेरे भाई, अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ है, भूल मत जाना। क्या हुआ, अर्धसूत्री प्रथम होएगा। अर्धसूत्री प्रथम होएगा तो ये जो दो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये जो बनेंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक द्वितीय शुक्राणु कोशिका। क्या नाम देंगे, द्वितीय शुक्राणु कोशिका। अब आप मुझे बताइए, द्वितीय शुक्राणु कोशिका कैसी है, अगुणित है। कृपया करके भूल मत जाइएगा, याद रखना। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसी, द्विगुणित, जिसमें हो गया अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन जब प्रथम हो गया तो कहीं ना कहीं दो अगुणित कोशिका बनी है, जिनका नाम है द्वितीय शुक्राणु कोशिका। अब ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका वृद्धि करेंगी, वृद्धि करने के बाद इनका कोई अलग नाम नहीं होएगा, ये तब भी क्या कहलाएंगी, द्वितीय शुक्राणु कोशिका ही कहलाएंगी। लेकिन ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका जब वृद्धि करने के बाद बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी होने के बाद में इनमें जब अर्धसूत्री सेकंड हो जाएगा। अब यहां पर ये जो बड़ी है, इनको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हमने, बड़ी को भी हमने द्वितीय शुक्राणु कोशिका ही बोला है। लेकिन ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका है, ध्यान से सुनना, ये भी द्वितीय शुक्राणु कोशिका है, ये भी द्वितीय शुक्राणु कोशिका है। बस फर्क इतना सा था, ये छोटी थी, ये बड़ी हो गई है, नाम चेंज नहीं हुआ, वही की वही है। इस द्वितीय शुक्राणु कोशिका में अब क्या हुआ भैया, अर्धसूत्री सेकंड हुआ है, जिससे ये जो कोशिकाएं बनी है छोटी छोटी, इनका नाम है, याद रखना, शुक्राणु प्रसू, शुक्राणु प्रसू कोशिका, या सिंपल शुक्राणु प्रसू भी बोल देते हैं। अब आप मुझे बताएं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज बरोबर आ रही है भैया? टिके हुए हैं कि चले गए हैं? राहुल साहू ये सुन रहा है, मेरी प्यार से बात सुन रहा है। राजन पांडे ये भी मेरी बात सुन रहा है। राकेश राव, तरुण कुमार आवाज आ रही है। आनंद पाल वेरी गुड, ये भी आराम से सुन रहा है। अक्षिता भी सुन रही है, खुशी भी सुन रही है, अर्श भाई भी सुन रहा है, रोशन भी सुन रहा है, ममता निषाद भी सुन रही है, मोनू कुमार भी सुन रहा है, मोनू कुमारी भी सुन रही है, बुलबुल भी सुन रही है, यादव सरकार भी सुन रहे हैं, वर्तिका भी सुन रही है, और जी नैन्सी भी सुन रही है, राजन पांडे भी सुन रहा है, पवन यादव भी सुन रहा है, विशाल इंडिया भी सुन रहा है। चलिए सभी सुन रहे हैं ना, ठीक है। ये बीच बीच में आपको जगाना पड़ता है, नहीं तो आप बाज नहीं आते हो, मानते नहीं हो, एक दूसरे से बातें करने लग जाते हो। हाँ जी, तो कुल मिलाकर मेरे भाई जरा सोचे, इस पूरी प्रक्रिया में आपने नर जर्म कोशिका से लास्ट में क्या बना दिया, शुक्राणु प्रसू का निर्माण कर दिया है। और यही प्रक्रिया क्या कहला रही है, शुक्राणु प्रसू जनन। तो कुल मिलाकर शुक्राणु प्रसू जनन में हमने क्या किया, नर जर्म कोशिका जो थी
उस नर जर्म कोशिका से फाइनली लास्ट में क्या बना दिया था? शुक्राणु प्रसू बना दिया था। याद रखना, क्या बना दिया था? शुक्राणु प्रसू बनाया था। यह प्रक्रिया 3 चरणों में हो रही थी, यहां से यहां तक की। यस, ये प्रक्रिया 3 चरणों में हो रही थी। पहले विभाजन यानी गुणन, फिर वृद्धि और फिर अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम परिपक्वन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चरणों में फाइनली हमने शुक्राणु प्रसू का निर्माण कर दिया। अब जरा खुद सोचिए, ये शुक्राणु प्रसू आपको गोल 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 कोशिकाएं दिख रही है ना? गोल 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 गोल, ये क्या है? शुक्राणु प्रसू कोशिका है ना। अब लास्ट जो प्रक्रिया है मेरे भाई, उसका नाम है शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी, एक ही लाइन में खत्म होएगी ये प्रक्रिया। ये है शुक्राणु प्रसू। ये कौन मेरे भाई? शुक्राणु प्रसू। ठीक है, क्या है ये? कोशिका है। हां जी सर, ये कोशिका है। कोशिकांग मिलेंगे? हां जी मिलेंगे। मैं इसमें केवल और केवल संरचनात्मक परिवर्तन करने वाला हूं। कुछ नहीं, बस कुछ संरचनात्मक हम यहां पर क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से संरचनात्मक हमने क्या किया है? परिवर्तन किया है, यहां से यहां। ठीक है, किससे? शुक्राणु प्रसू से। जो एक कोशिका थी, कैसी? अगुणित। उस अगुणित कोशिका में हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए, और परिवर्तन करने के बाद एक संरचना कुछ ऐसी बनी है, और इसी संरचना को हम बेटा जी बोलते हैं क्या? शुक्राणु। तो भैया सीधी सी बात थी, क्या? शुक्राणु प्रसू में संरचनात्मक परिवर्तन करने से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं क्या? शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। अब आपका प्रश्न होगा, सर कौन से संरचनात्मक परिवर्तन, क्या करने क्या वाले हो? तो वो हम पढ़ेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे इस शुक्राणु की संरचना को। ये था सिंपल सा आपका क्या? 2 स्टेप्स में होने वाला क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। अब फाइनली आप मेरे से पूछेंगे, सर अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं? तो बाबू अंग्रेजी में जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। नर जर्म कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, जिसमें हुआ विभाजन, कौन सा? समसूत्री, माइटोसिस, जिससे बनी है शुक्राणु जन कोशिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ने वृद्धि करी, और वृद्धि करने के बाद में जो संरचना बनी थी वो थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो थी, इसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने से ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो थी, इसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट, जिससे बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने कहां गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसने वापस से क्या किया? मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड होने के बाद में कहीं ना कहीं ये जो कोशिकाएं बनी, ये जो सेल्स बनी है, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, ये थी स्पर्मेटिड। और इन स्पर्मेटिड में कहीं स्ट्रक्चरल चेंज हुए थे, और उन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पर्म बोल दीजिए या स्पर्मेटोजोआ बोल दीजिए।
लो जी भैया, अंग्रेजी में भी लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है, इससे ज्यादा मेरे अंदर भी क्षमता नहीं है, बस इतना ही था। ये थी बेटा जी आज की प्रक्रिया। अब सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिए भैया। अंदर इधर देखिएगा, शुक्र जनन प्रक्रिया में फाइनली हमने लास्ट में क्या बना दिए हैं, देखिए यहां पर लिखा भी है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ लिखा हुआ है ना, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे, उससे ये बना था, ठीक है। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, ये जो शुक्राणु जो है ये कहां पर हैं सर जी? ये शुक्राणु जो है ये तो यहां पर बन चुके हैं अंदर। कहां बन गए हैं प्रभु, जरा ध्यान से सुने। ये शुक्राणु अंदर बन चुके हैं। अब ये शुक्राणु जो अंदर बने हैं, ये शुक्राणु धस जाते हैं। इनका ये वाला भाग जो होता है ना प्रभु, ये हेड कहलाता है, हेड, शीर्ष। इनका ये जो हेड जो है ये धस जाता है, घुस जाता है किसके अंदर? ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ना, इनके अंदर इस तरीके से घुस गया। किसमें? सर्टोली कोशिका में। और क्या ले लेगा? पोषण, क्योंकि सर्टोली कोशिका का नाम ही क्या था? पोषणीय कोशिका, पोषक कोशिका, जो इन स्पर्म्स को क्या दे देगी? पोषण दे देगी। जब इनको पोषण मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, अब ये ध्यान से सुनना, अब ये क्या करेंगे? ये इस शुक्र जनक नलिका से, सर्टोली कोशिका से निकलकर शुक्र जनक नलिका में आ जाएंगे। शुक्र जनक नलिका में जब ये आ जाएंगे और यहां से बाहर निकल जाएंगे, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी में थोड़ी सी गलती दे रखी है, स्पेशली हिंदी मीडियम में। ध्यान से सुन लेना, इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी मीडियम में है। शब्दों की गलतियां दे रखी हैं, याद रखना। इसको बोलते हैं शुक्राणुयन या शुक्राणु स्थानांतरण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मिएशन। इसको ना हमारी हिंदी की एनसीईआरटी में दे रखा है वीर्य सेचन। बहुत ही गलत है। वीर्य सेचन होता है इंसेमिनेशन, जब एक नर अपने शुक्राणुओं को यानी अपने वीर्य को कहीं ना कहीं मादा योनि में स्थानांतरित करता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीर्य सेचन। जो यहां पर दे रखा है वीर्य सेचन बोल रखा है इसको, ये वीर्य सेचन नहीं है, ये शुक्राणुयन है, जिसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। भूल मत जाइएगा, याद रख लीजिएगा, भूल मत जाइएगा। चलिए जी, तो ये था बेटा जी। सर नर जर्म कोशिका भी पोषण देती है, कैसी बात कर रहे हैं? नर जर्म कोशिका थोड़ा ना पोषण देगी, वो तो बदल रही है मेरे भाई। ठीक है, चलिए जी, ये था बेटा जी शुक्राणु जनन, शुक्र जनन। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब हाँ जी, ये गलती है, याद रखना, भूल मत जाना। यस, आपकी बुक में ये गलती है, हिंदी मीडियम में स्पेसिफिकली गलती है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। इंग्लिश मीडियम में स्पर्मिएशन दे रखा है, हिंदी मीडियम में स्पर्मिएशन को वीर्य सेचन बोल रखा है हिंदी में, जो सरासर गलत है। वीर्य सेचन नहीं होता, वो शुक्राणुयन होता है। वीर्य सेचन का मतलब होता है इंसेमिनेशन, जब एक नर अपने वीर्य को मादा योनि में स्थानांतरित कर देता है। भूल मत जाइएगा। आइए बेटा जी, क्वेश्चन आता हुआ फर्स्ट, द्वितीय शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तुरंत बताएं। एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से, एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे? तुरंत बताएं। 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 बनेंगे? एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? देखते हैं कितने बच्चों ने सीरियसली सुना है। वेरी गुड बुलबुल, बहुत अच्छे बेटा। यादव सरकार, बहुत बढ़िया। दूसरा आंसर प्रश्न, सेमिनिफेरस नलिकाओं की गुहा में सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्पर्मेटोजोआ को मुक्त करने की विधि क्या कहलाती है? अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था, सर्टोली कोशिका से निकलकर किसमें आ गई हैं? शुक्र जनक नलिकाओं की गुहा में आ गई और फिर वहां से निकल जाएंगी। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। कईयों ने आंसर सही लगाए हैं, कईयों ने गलती कर दी है। क्या बोला था?
एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे, यही पूछा था ना। पीछे ले चलता हूं थोड़ा सा, ये देखो, ये एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका है कि नहीं है, ये देख लो, यही थी ना द्वितीय शुक्राणु कोशिका। एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस। ये एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका वृद्धि करी, तब भी द्वितीय शुक्राणु कोशिका वृद्धि करके अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करा, दो क्या बनाई, शुक्राणु प्रसु, दो बनाई ना। शुक्राणु प्रसु कितनी बनी है, दो, किससे, एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से। अब दो शुक्राणु प्रसु अगर बनी है तो दो शुक्राणु प्रसु क्या बनाएंगे, दो शुक्राणु, तो खत्म, आंसर आ गया। कितने बनेंगे, दो शुक्राणु बनेंगे, बताओ, आंसर इज सी। ये था, काहे गलती करी बताओ, आया कि नहीं आया, आ गया ना, सिंपल सा था ना। ऐसे प्रश्न आएंगे, याद रखना। दूसरा प्रश्न, सेकंड, सेमिनिफेरस नलिकाओं से निकल, सेमिनिफेरस यानी शुक्रजनक नलिकाओं में आ गई हैं, सर्टोली कोशिकाओं से निकलकर पोषण लेकर बाहर आ गई हैं। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, स्पर्मिएशन, शुक्राणुयन बोला था, भूल मत जाइएगा। इसका आंसर था डी। ये था बेटा जी आज का प्रश्न। देखिएगा आपने कितने सही किए, कितने गलत किए हैं। कैसा लगा, मौज आई तो जरूर बताइएगा, मजा नहीं आया तो भी बताइएगा, लेकिन ये जरूर करिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।